इस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हूँ। यहाँ पर जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, भारत एक्सप्रेस के ज़रिए यहाँ पर उर्दू सहाफ़ी जो सबसे पहले सहाफ़ी जंग आज़ादी में शहीद हुए हैं, मौलवी सैयद मोहम्मद बाकर दहलवी, जिनके आज इस यौम शहादत है, उसी को लेकर के यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें उर्दू दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात यहाँ पर आए हैं। इस वक्त जो हालात है, उस हालात को देखते हुए मौलवी मोहम्मद बाकर की जैसे जो उनके अज़ाइम थे, जो हिम्मत थे, जो हौसला थे, उन सहाफ़ियों के लिए एक एक रहनुमाई पैदा करता है। आइए चलते हैं प्रोग्राम में। उर्दू का सफर जारी है, उर्दू सहाफत का सफर भी जारी है। और मैं उर्दू सहाफियों से कहूंगा कि आप आज भी दूसरी जुबानों के सहाफियों के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा बेहतर सहाफत करते हैं, ज्यादा बेहतर सहाफत करते हैं और ज्यादा मुश्किल हालात में करते हैं, ज्यादा परेशानियों के साथ करते हैं, बहुत कम वसाइल के साथ करते हैं। बहुत से लोग जो है थोड़े से एहसास कमतरी का शिकार हैं, उर्दू सहाफत को नीचा देखते हैं, उर्दू सहाफी को नीचा देखते हैं, उर्दू सहाफत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उर्दू सहाफी किन दिक्कतों के साथ, जो उर्दू अखबारात के मालिकान हैं उनको मैं जानता हूं, तो उस मालिक को भी कितनी सोबतों का सामना करना पड़ता है, कितने उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। उर्दू अखबारात में एक एक आदमी जो है 4-4 लोगों का काम करता है। जहां जो काम दूसरी जुबानों में 4 आदमी करते हैं, उर्दू अखबारात में वो एक आदमी अकेले करता है और प्रेशर लेता है। और उसके बावजूद बेहतरीन सहाफत, ये जो इल्जाम है उर्दू सहाफत पे कि उर्दू सहाफत फिरका परस्ती फैलाती है, कतन बेजा गलत है। चाहे मौलवी मोहम्मद बाकर थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दोस्ती और मोहब्बत और भाईचारे के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया, और उसके बाद चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, खुद भगत सिंह ने जिस तरह से लिखा, उर्दू सहाफियों ने ज्यादातर, और जो लाहौर के अखबारात थे, जमींदार, मेरे वालिद ने जमींदार में भी काम किया था लाहौर में, और 46 में जब पार्टीशन लगा के होने वाला है तब वहां से वापस आए यहाँ दिल्ली। तो लाहौर में बड़ी लड़ाई लड़ी गई उर्दू सहाफत की। मिलाद प्रताप, तेज और जमींदार, इन अखबारात में, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई भी वहीं लड़ी गई, जो पार्टीशन की लड़ाई थी वहां पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलाप जैसे अखबारात थे कि जो एक तरफ थे, प्रताप था दूसरी तरफ था, टकराव था, जमींदार जो था वो उसका अलग अंदाज था। तो सारी लड़ाइयां जो हैं वो उर्दू सहाफत के जरिए लड़ी गई थी। और आजादी के बाद भी उर्दू अखबारात में जो जुल्म सितम था, जो पुलिस का ऑपरेशन था, जो फसादात में जो तकलीफें थी, उस पर लिखा ये फिरका परस्ती नहीं है, ये हकीकत बयान करना, सच्चाई को सामने लाना। चाहे वो भागलपुर का फसाद हो, चाहे वो हाशिमपुरा मलियाना मेरठ का फसाद हो, चाहे वो मुरादाबाद में ईदगाह के ऊपर कत्लेआम हो, या वो भिवंडी जलगांव का फसाद हो, या मुंबई का 93 का फसाद हो, इसके ऊपर अगर तस्वीरें दे रहे थे, असल रिपोर्टिंग ला रहे थे, सच्चाई सामने ला रहे थे, तो बहुत से लोग उसको फिरका परस्ती करार देते थे। मेरी निगाह में वो मुल्क के साथ वफादारी थी, और इस मुल्क के साथ, समाज के साथ ईमानदारी थी, सहाफत ईमानदारी। क्योंकि अगर आप सच नहीं लिखते, अगर आप सच्चाइयां नहीं बयान करते और खौफजदा रहते हैं कि आपके ऊपर मुकदमे कायम हो जाएंगे, तो आप जो है सही मानों में सहाफी नहीं है। उर्दू के सहाफी तो है ही नहीं, आप और किसी जुबान के हो सकते। उर्दू का सहाफी जो है वह कोई जो है बिल्कुल हिचकता नहीं। मुझे याद है कि मेरठ में जब फसाद हुआ, हाशिमपुरा मलियाना में, मई 1987, मैं सबसे पहले पहुंचने वाला था वहां पे। फसाद के पहले भी पहुंच गया था। फसाद जिस दिन कत्लेआम हुआ है, ईद चांद रात 2 दिन पहले, और फिर चांद रात को जो लाशें दी गई हैं, तो मैं छतों से कूद के
हाशिमपुरा में पहुंचा, उस वक्त कर्फ्यू था, मुकम्मल कर्फ्यू था। और मैंने जाके वहां पे पता लगा मुझे कि बच्चों को, लोगों को उनकी लाशें जो हैं, एक बुजुर्ग थे जो अंधे थे, दोनों मियां बीवी दोनों अंधे थे, बुढ़े, उनके 2 बच्चों की लाशें उनको चांद रात को बुलाया गया कि आओ तुम्हें तोहफा देंगे, और उनके हवाले वो बच्चों की लाशें कर दी गई कि ये तोहफा है तुम्हारा चांद रात। उनकी जब मैंने इससे सुने और मैंने तस्वीरें ली, तो यहां पे आके मैंने सैयद शहाबुद्दीन साहब थे उनको दी, चंद्रशेखर जी थे उन तक पहुंचा, और लोगों तक पहुंचाई। कुलदीप नैयर साहब को मैंने दी, एमजे अकबर साहब उस वक्त संडे निकाल रहे थे, उनको मैंने दी तस्वीरें और चीजें। एमजे अकबर साहब को फिर लेके भी मैं गया ऊपर से, वो सब अखबारात ने छापी, मैंने नहीं छापी नहीं दुनिया में, क्योंकि मैं छापता तो आप कहते, आप ही लोग बहुत से कहते हैं तो फिर कब्रस्ती फैला रहे हैं। मैंने कहा आप छापिए, आपका छापा जो है वो क्रेडिबल होगा। मैंने अपनी चीजें उनको दी, लेकिन मजेदार बात यह है कि मुकदमा उनमें से किसी पे नहीं बना, मुकदमा मेरे ऊपर ही बना, जबकि मैंने ट्रांसलेशन करके छापा, अपनी ही रिपोर्ट उनको देके उसका ट्रांसलेशन छापा। तो क्या है कि उर्दू सहाफत पे आपकी जिम्मेदारी सिर्फ, और मैं इसलिए हमेशा ही समझाया कि उर्दू सहाफत की जिम्मेदारी, एक बात और मैं अहम बता दूं आपको, क्योंकि सहाफी बड़ी तादाद में बैठे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इधर बातें, कि आजादी के बाद हिंदुस्तानी जो मुसलमान था बेयारो मददगार, पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता तबका या तो माइग्रेट कर गया था, जो सरकारी अफसर थे, जो आर्मी में थे, दूसरी मुलाजमतों में थे, वो एक झटके में सब यहां से चले गए। और ये जो बाकी बचे थे वो इतने खौफजदा थे कि वो अपना सेकुलरिज्म साबित करने के चक्कर में मुसलमान का नाम लेते भी खौफजदा होते, शर्म महसूस करते थे उर्दू की बात करते हुए, उर्दू का अखबार हाथ में लेते हुए उस वक्त। और कोई सियासी जमात नहीं थी, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मुस्लिम लीग खत्म हो चुकी थी, चली गई थी, जमात इस्लामी नहीं उस वक्त बनी थी यहाँ पर, और जमीयत उलमा ने फैसला कर लिया था, अपने को सियासत से दूर कर लिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, कुछ पे अल-जमियत अखबार ने लिखना बंद कर दिया था इसके ऊपर। तो कोई क़यादत करने वाला नहीं था उस वक्त में। उर्दू सहाफत ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को क़यादत दी है, उनकी आवाज बुलंद करके, उनके अंदर हौसला पैदा करके, जज्बा पैदा करके कि कोई घबराने की बात नहीं है, हिंदुस्तान तुम्हारा है। ताकत उनके अल्फाजों को जो लिखते थे उसको ठीक ढंग से हम भी पढ़ेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मैं ऑफिसिंग चेयरमैन होने के नाते जब भारत एक्सप्रेस के इस मुहिम के इस इनिशिएटिव को जब मैंने भी देखा और पढ़ा, तो मुझे भी लगा कि जो भी 15,000 इंस्टीट्यूशन जो हमारे कमीशन से है, मैं उसको जरूर आपके इनिशिएटिव के बाद लेटर लिखूं कि इनके बारे में भी वहां पर सभी जगह पर पढ़ाया जाए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि ये मैं लेटर लिखकर उनको बताऊंगा, इनकी कुर्बानियों के बारे में सारे जगह पर उनको मैं भेजूंगा। एक अच्छी बात है कि इतने बड़े शख्सियत के बारे में लोग जानते नहीं है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को मैं सलाम करता हूँ कि ऐसे जो सहाफी जो है उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उनको 16 सितंबर को वो मनाते भी हैं और इस सेक्रीफाइस को वो याद भी करते हैं। ये मुल्क के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया। ऐसे लोग कम होते हैं। जिंदगी में आंदोलन करना, जिंदगी के लिए जीना, जिंदगी के लिए दूसरों को फायदा पहुंचाना, ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग देश के लिए जीते हैं, देश के लिए कुर्बान होते हैं, वो दूसरे तरह के लोग होते हैं। और इस तरह के लोग अल्लाह सबको नसीब अता नहीं फरमाता है कि मुल्क से मोहब्बत करके, मुल्क के लिए जान देने वाला, उस पर तैयारी करके, उस पर तैयार होकर मर मिटने के लिए। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ मौलवी मोहम्मद बाकर साहब की, इसलिए उन लोगों की बात नहीं करूँ, लेकिन ऐसे सेक्रीफाइस इस हिंदुस्तान ने हंसते हंसते लोग फांसी के फंदे पर झूले। तोप से उनको उड़ाने के लिए तैयारी कर रही, उनके बेटे के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे समय में जब हम कुर्बानियों को याद करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा देश आजाद होता है, उसके बाद आजादी के बाद में भी क्या क्या हुए, फिर देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो इसके हमको इम्पोर्टेंस को भी समझना होगा कि ये मुल्क हमें ऐसे ही नहीं मिला। इस मुल्क में हमें आगे, जो खास करके मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी लिखे इस तरह से कि आप। असल में मौलवी मोहम्मद बाकर साहब को याद किए जाने का मतलब ये है कि उर्दू के हवाले से पहली शख्सियत है जो तारीख़ी है और जिन्होंने गैर मामूली कुर्बानी दी। और
हम ये तवक्को रखते हैं कि उर्दू के, जैसे कि आज बात हुई, उसमें यह है कि उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता हजरात उसी तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जानी कुर्बानी ही दी जाए। जिस नामसाइद हालात में उर्दू सहाफ़ी अपने जान हथेली लेकर काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, वो काबिल ज़िक्र है, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। आज एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, इसमें भारत एक्सप्रेस का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा उपेंद्र राय साहब का, कि उर्दू की टीम ने उनके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, ख़ास तौर से खालिद रज़ा खान और हमारे निसार खान ने इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे अंदाज में मुनक़िद किया और वो काबिल मुबारकबाद है। देखिए, अगर मैं कहूँ तो मौलवी मोहम्मद बाक़िर सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के ऐसे पहले सहाफ़ी हैं जिनको अपने सहाफ़ती काम की वजह से, उनकी सहाफ़त की वजह से उनको शहीद किया गया। और अंग्रेज़ों के ज़माने में जब जंग आज़ादी यानी पहली बगावत जब हुई 1857 में, तो उससे बहुत पहले से ये मुसलसल 21 साल इन्होंने अखबार निकाला और मुसलसल अखबारात में लिख रहे थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। अंग्रेज़ इनसे इतना खौफज़दा हुए कि इनकी तहरीरें उन अंग्रेज़ों को इतना परेशान कर रही थी कि उन्होंने बगैर ट्रायल के 2 दिन में अरेस्ट किया और उसके 2 दिन के बाद इनको तोप के दहाने पर खड़ा करके इनको उड़ा दिया। तो और उनकी अगर सहाफ़त की बात करें तो वो पहले शख्स हैं जिन्होंने स्पॉट रिपोर्टिंग शुरू की, वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म शुरू किया। और तमाम लोग, और वो पढ़े लिखे थे, दिल्ली कॉलेज से पढ़े, दिल्ली कॉलेज में उनको पढ़ाने का भी मौका मिला, उसके बावजूद उन्होंने सहाफ़त का मैदान चुना और अपनी जान कुर्बान कर दी। इससे बड़ी कुर्बानी क्या होती है अगर कोई अपनी जान कुर्बान कर दे। तो उनको याद करते हुए, उनके कुर्बानियों को याद करते हुए, उनके खराज को पेश करते हुए और आइंदा आने वाली नस्ल को उनके बारे में, आइंदा आने वाली जनरेशन को उनके बारे में बताने और उनको इंस्पायर करने के मकसद से ये प्रोग्राम किया गया है। और इंडिया इस्लामिक सेंटर इसलिए चुना गया कि ये इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक इंडिया की तहज़ीब को पेश करने के लिए पेश रहने वाला सबसे बड़ा इदारा है। हमें लगा कि हमने अपने जो हमारे चेयरमैन और एडिटर इन चीफ हैं उपेंद्र राय साहब, उनसे हमने जब डिस्कस किया तो उन्होंने गो अहेड कहा कि नहीं, ये एक ऐसी शख्सियत है मौलवी मोहम्मद बाक़िर जिन पर प्रोग्राम होना चाहिए, जिनको खराज पेश करना चाहिए और जिनसे आइंदा आने वाली जनरेशन की इंस्पिरेशन लेना चाहिए, इसलिए प्रोग्राम करना ज़रूरी है। तो उन्होंने इसकी इजाज़त दी और हम लोग आगे बढ़े और ये प्रोग्राम आप लोगों की मौजूदगी में आपने देखा कि किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम रहा है।